नमस्कार। इस लेसन में हम लिमिट स्टेट मेथड से डबली रेंजफोर्ड बीम का एनालिसिस और डिजाइन के कंसेप्ट समझेंगे। इसके बाद हम डबली रेंजफोर्ड बीम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सिंगली रेंजफोर्ड बीम की बात करते हैं तो सिंगली रेंजफोर्ड बीम का लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटिंग ये जैसे फॉर्मूला होता है कि FE 415 के लिए MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138 FC के BD स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सिंगली रेंजफोर्ड बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील के ग्रेड पर, दूसरा कंक्रीट के ग्रेड पर, तीसरा डेप्थ और विड्थ ऑफ द सेक्शन। यदि ये चारों चीजें फिक्स हैं तो सिंगली रेंजफोर्ड बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी फिक्स होगा। यदि हमारा अप्लाइड लोड ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? MU लिमिटिंग से। जितना लोड MU लिमिटिंग बियर कर सकता है उससे ज़्यादा है, तब क्या ऑप्शंस है? या तो हम कंक्रीट का ग्रेड, स्टील का ग्रेड, अदरवाइज हमको सेक्शन की प्रॉपर्टीज बढ़ानी होगी। यदि सेक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑप्शन है क्या है? स्टील को ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करें। ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करने से बीम क्या हो जाएगा? ओवर रेंजफोर्स्ड बीम हो जाएगा। और ओवर रेंजफोर्स्ड बीम, वैसे तो ओवर रेंजफोर्स्ड बीम का फेलियर ब्रिटल फेलियर होता है, इसलिए कोड ओवर रेंजफोर्स्ड डिजाइन को परमिट नहीं करता है। और दूसरा क्या हो जाएगा अपने को? यदि हम स्टील का परसेंटेज बढ़ाएंगे भी तब भी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक लिमिट तक ही बढ़ता है। यदि हम स्टील जो प्रोवाइड कर रहे थे लिमिटिंग के लिए, MU लिमिटिंग के लिए, जिसको बोल सकते हैं सिंगली रेंजफोर्स्ड बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो स्टील जो है यदि EST1 है तो EST1 प्रोवाइड करते हैं। यदि इस EST को डबल भी कर दें तब भी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका 20 से 25% ही बढ़ता है, डबल नहीं होगा। वजह क्या है? स्टील से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन लीवर आर्म क्या है? कम होती जाती है, जिससे उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। तो आप बोलते हैं कि पहला सिंगली रेंजफोर्ड बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया? इसको बोलते हैं MU1, और ये MU1 MU लिमिटिंग के बराबर है। ऐसे केस में हमको सिंगली रेंजफोर्ड भी बीम ही इकोनॉमिकल रहेगा। अब यदि हमारा क्या हुआ कि अप्लाइड मूवमेंट जो है, MU अप्लाइड मूवमेंट जो है, वो आपका लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। इसके केस में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि यदि हम, पहला ऑप्शन रहता है कि हम बीम की डेप्थ को बढ़ा दें। बीम की डेप्थ बढ़ाने से हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कर दें। लेकिन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कभी कभी आर्किटेक्ट रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हमारी बीम की साइज यही रहेगी, तब ऐसे केस में हम डबली रेंजफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करते हैं। डबली रेंजफोर्स्ड बीम में हम कंप्रेशन साइड पर भी स्टील को प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे बीम जिनके टेंसाइल जोन और कंप्रेशन जोन दोनों में ही स्टील प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं आप
डबली रेंसफोर्स्ड बीम। डबली रेंसफोर्स्ड बीम क्या होगा, ये था अपना सिंगली रेंसफोर्स्ड बीम, अब डबली न्यूट्रल एक्सिस हो गया। डबली रेंसफोर्स्ड बीम में यहाँ पर हमने एडिशनल स्टील कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड कर दी। पहले यदि 3 बार थे EST1 के लिए, और कंप्रेशन जोन में भी हमने 2 बार प्रोवाइड कर दिए। तो ये आपने क्या किया है, EST, इसको बोलेंगे ASC, कंप्रेशन स्टील हो जाएगी, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर जो स्टील प्रोवाइड की है इसको बोलेंगे एडिशनल स्टील, AST2। इन दोनों को मिला दिया जाए तब हमारा क्या हो जाता है, आपका डबली रेंसफोर्स्ड बीम। तो डबली रेंसफोर्स्ड बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रेंसफोर्स्ड बीम के मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस हमने जो कंप्रेशन स्टील कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड की है, और उसको बैलेंस करने के लिए एडिशनल स्टील AST2 टेंसाइल जोन में प्रोवाइड की है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वही डबली रेंसफोर्स्ड बीम के बराबर होता है। तो इसका आपका यहाँ पर जो स्टील प्रोवाइड की है कंप्रेशन में वो रहेगी ASC, और टेंसाइल जोन में जो AST प्रोवाइड की है वो रहेगी AST1 सिंगली रेंसफोर्स्ड बीम के बराबर, प्लस एडिशनल स्टील एडिशनल मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो MU1 हो गया था सिंगली रेंसफोर्स्ड बीम का, MU2 हो गया आपका एडिशनल मूवमेंट के लिए, और MU जो आपका वो रहेगा डबली रेंसफोर्स्ड बीम के लिए वो हो जाएगा MU1 प्लस MU2। अब एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ डबली रेंसफोर्स्ड बीम। क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं। इस बीम की ब्रेथ क्या है, B है, और जो टेंसाइल जोन में स्टील प्रोवाइड की है वो है आपकी AST। टॉप से लेकर के टेंसाइल जोन के स्टील की डेप्थ कहलाती है अपनी इफेक्टिव डेप्थ। डबली रेंसफोर्स्ड बीम है तो कंप्रेशन जोन में भी स्टील को प्रोवाइड करेंगे। इस स्टील का नाम रहेगा ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ये स्टील की जो सरफेस और बीम का जो टॉप है इसको बोलते हैं DC। ठीक है, ये क्या हो गया, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन स्टील। DC क्या हो गई आपकी डेप्थ ऑफ कंप्रेशन स्टील। इसका यदि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी D माइनस यहाँ लीवर आर्म कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट से कंप्रेसिव फाइबर से लेकर के टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर की डिस्टेंस कहलाती है लीवर आर्म। इसलिए डबली रेंसफोर्स्ड बीम की लीवर आर्म किसके बराबर हो गई है, लीवर आर्म इज इक्वल टू लीवर आर्म इज इक्वल टू D माइनस DC हो गया।
इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। राइट, यहाँ पर जो कंक्रीट क्या है, उसमें जो अल्टीमेट कंप्रेशन स्ट्रेन डायग्राम लिमिट स्टेट मेथड में लीनियर रहता है। तो यहाँ पर जो कंक्रीट में अल्टीमेट स्ट्रेन है एप्सिलॉन CU, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी 0.0035। अब जहाँ पर कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड की है, यहाँ पर जो स्टील और कंक्रीट में प्रॉपर्ली बॉन्डेड है, इसलिए दोनों का स्ट्रेन क्या है, बराबर रहेगा। तो इस स्ट्रेन को बोलते हैं, स्टील में जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन CS। यहाँ पर बात करते हैं, यदि टेंसाइल जोन में जो स्टील है उसमें जो स्ट्रेन है वो हो गया एप्सिलॉन S। यदि हम सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करें तो इसको दो डबली रेंफोर्स्ड बीम सिंगली रेंफोर्स्ड बीम से मिलके बना हुआ है और एडिशनल स्टील के लिए बना है जिसमें कंप्रेशन स्टील। सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पर हो गया अपना AST1 और यहाँ पर उसकी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है XU मैक्सिमम। यदि इसका सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का डायग्राम, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम, इसमें हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रेस डायग्राम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर पैराबोला रहेगा। इसमें यहाँ पर जो टेंशन हो रहा है उसको बोल सकते हैं T1, TS1 या T1। कंक्रीट का जो कंप्रेशन जोन है, यहाँ पे जो कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स रजिस्ट काम कर रही है वो हो गई CU1। ये जो पैराबोला है इसकी विड्थ रहती है 0.45 FCK। यहाँ पर इसकी जो CG रहती है वो रहती है 0.42 XU पर। ये हो गया अपना सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का। इसके बाद एडिशनल स्टील प्रोवाइड करने की वजह से जो मूवमेंट डेवलप होगा वो किसके बराबर रहेगा, आपका CU अप्लाइड एडिशनल मूवमेंट की वजह से हो जाएगा आपका ESC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, मल्टीप्लाइड बाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील। तो ये हो जाएगा आपका FSC। जब कंप्रेसिव स्टील प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ एरिया क्या है, कंक्रीट का माइनस हो जाता है। तो उस माइनस एरिया को भी हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है उसको भी माइनस कर सकते हैं। तो FCC मल्टीप्लाइड बाई ESC। अब यहाँ पर इस कंक्रीट में क्या करेंगे अपन, तो जब आप एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि XU की वैल्यू बैलेंस सेक्शन के XU मैक्सिमम के बराबर। अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग होती है। Fe 415 के लिए ये वैल्यू 0.48D होती है। इसको हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद स्ट्रेन डायग्राम को देखेंगे तो ये क्या है, दो आपके क्या है सिमिलर ट्रायंगल हो रहे हैं। तो एप्सिलॉन SC एप्सिलॉन CS डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन CU, एप्सिलॉन CU इज इक्वल टू 0.035 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना बड़ा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसकी डेप्थ हो जाएगी अपनी XU माइनस DC, XU माइनस DC अपॉन ये पूरी डिस्टेंस है XU मैक्सिमम, ये हो गई XU। इसके द्वारा इस स्टील का हम यहाँ पर स्ट्रेन निकाल लेते हैं। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कि कोड में दिया हुआ है उसके द्वारा एप्सिलॉन CS जितना अपना आएगा उसके लिए FSC की वैल्यू निकाल लेंगे। स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील किसके द्वारा निकालेंगे, स्ट्रेस
स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व के द्वारा। तो एफएससी की वैल्यू अपनी जो है 0.87 FY जो टेंसाइल स्टील के लिए जब वो यील्ड होने लेती है उससे क्या है कम रहती है। कंप्रेशन इन स्टील कितना हो जाएगा? कंप्रेशन इन स्टील को बोल सकते हैं CS। CS अपना हो जाएगा FSC स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। कंक्रीट के कंप्रेशन को भी ले लेते हैं। कंक्रीट का कंप्रेशन कितना हो जाएगा? कंप्रेशन इन कंक्रीट जैसा सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का था उतना ही रहेगा। ये हो गया आपका कितना सिंगली रेंफोर्स्ड बीम में रहता था 0.36 एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक FC के इंटू BXU। इन दोनों को मिला के हमारा टोटल कंप्रेशन हो जाएगा। तो टोटल कंप्रेशन C इज इक्वल टू CS प्लस CC। अब बात करते हैं अब टेंशन रेंफोर्समेंट का भी स्ट्रेन निकाल लेते हैं। लेकिन टेंशन रेंफोर्समेंट का यदि बैलेंस सेक्शन तक है या अंडर रेंफोर्स सेक्शन है तब तो अपने को 0.87 FY लेना है। अदरवाइज सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन ST यहाँ पर जो स्ट्रेंथ था टेंसाइल स्टील का स्ट्रेन डिवाइडेड बाई आपका कंक्रीट का अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेन जो कि 0.0035 होता है। इसको किसके बराबर रखेंगे? वर्टिकल में डिस्टेंस रहेगी ऊपर से नीचे तक D माइनस XU और नीचे ये वैल्यू रहेगी आपकी XU मैक्सिमम के बराबर। इसके द्वारा एप्सिलॉन ST निकाल लेंगे। मतलब टेंसाइल जो स्टील है उसका स्ट्रेन निकालेंगे और इस स्ट्रेन के द्वारा हम क्या करेंगे? स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम का यूज करके FST निकाल लेंगे। टेंसाइल स्टील का स्ट्रेस निकाल लेंगे। इसके बाद T जो है टोटल टेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा FST इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई AST। यदि ये पहले जो वैल्यू मेजर की थी एज्यूम की थी T इज इक्वल टू C का यूज करेंगे। T इज इक्वल टू C ऊपर से आ गया T आया। इससे हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। जो एज्यूम न्यूट्रल एक्सिस थी और ये वैल्यू यदि हमारी सेम आती है तब हमारा क्या है आपका सही है। अदरवाइज हम क्या करेंगे? नई वैल्यू जो यहाँ से XU आई थी इसको हम दोबारा रखेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये आपका कहलाता है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना। अब इस बीम की मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला याद रखना। एक तो न्यूमेरिकल आता है अपना स्ट्रेन पर कि कंप्रेसिव स्टील होती है जो उसके अंदर स्ट्रेन कितना होता है। तो स्ट्रेन अपने को सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेना है। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो कंप्रेसिव कंक्रीट का कंप्रेशन CC और इसका आपका मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म D माइनस 0. सिंगली रेंफोर्स्ड बीम की लीवर आर्म होती है G माइनस 0.42 XU के बराबर प्लस कंप्रेसिव जो स्टील है कंप्रेसिव स्टील से तो कंप्रेसिव स्टील में कंप्रेशन फोर्स और इस स्टील से लीवर आर्म। इसकी लीवर आर्म हो जाएगी D माइनस D डैश। ये लीवर आर्म कंप्रेसिव स्टील की है और ये लीवर आर्म
कंक्रीट की लीवर आर्म है जो कि सिंगली रेंफोर्स्ड बीम की है। इस तरह से हम स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी मेथड को बोलते हैं स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी मेथड। दूसरा मेथड एनालिसिस का है, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डबली रेंफोर्स्ड बीम बाय IS कोड मेथड। नेक्स्ट जो अपना इसका टॉपिक रहता है वो है अपना डिजाइन करना। डिजाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है, लेकिन डिजाइन कंसेप्ट का यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आता है। दूसरा क्या रहता है कि किसी न्यूमेरिकल का एक छोटा सा पार्ट क्या करते हैं, सभी डाटा दे देते हैं और छोटा सा पार्ट उस न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं। इसलिए हमारी यदि थ्योरी क्लियर रहेगी तो अपने को थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट रहता है, प्लस में रहते हैं अपन लोग। तो क्या करना है अपने को, डिटरमाइन द लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, पुराने फिगर से ही लेंगे। सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, निकाला। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जो हमारा लोड दिया है डिजाइन लोड, उस डिजाइन लोड से जो मूवमेंट डेवलप होगा उसको निकालेंगे। यदि हमारा MU जो है आपका MU लिमिटिंग, आपका अप्लाइड मूवमेंट जो है वो MU से कम है, तब तो हम क्या करेंगे, सिंगली रेंफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करेंगे। यदि हमारा अप्लाइड मूवमेंट MU लिमिटिंग से ज़्यादा है, तब हम डबली रेंफोर्स्ड बीम की तरफ जाएंगे और कंप्रेशन में भी स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो EST1 किसको बोलते हैं, जो सिंगली रेंफोर्स्ड बीम के लिए MU लिमिटिंग के लिए जितनी स्टील की जरूरत होती है उसको निकाल लेंगे। तो AST किसके बराबर, MU लिमिटिंग किसके बराबर होता है अंडर रेंफोर्स्ड सेक्शन के लिए, फोर्स इन स्टील मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। तो MU लिमिटिंग इज इक्वल टू हो जाता है अपना AST1 एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस 0.87 FY मल्टीप्लाइड बाय सिंगली रेंफोर्स्ड बीम की लीवर आर्म। तो D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम। इससे हम EST1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारा एडिशनल मूवमेंट कितना था, तो जितना हमारा अप्लाइड मूवमेंट था उसको निकालेंगे। एडिशनल मूवमेंट कितना हुआ, अप्लाइड मूवमेंट से सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का लिमिटिंग मूवमेंट माइनस करने से हमारा एडिशनल मूवमेंट आ जाएगा। तो MU एडिशनल किसके बराबर हो जाएगा, जो फाइनल मूवमेंट था MU, उसमें से हम सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस माइनस कर देंगे। इस अप्लाइड मूवमेंट के लिए, एडिशनल मूवमेंट के लिए हमको एडिशनल स्टील कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में प्रोवाइड करनी होगी। तो टेंशन जोन में कितनी स्टील प्रोवाइड करेंगे, वो हो जाएगी आपकी AST2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना अप्लाइड मूवमेंट कितना, किसके लिए AST2 प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल मूवमेंट के लिए MU माइनस MU लिमिटिंग। तो यहाँ पर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन से जो वैल्यू आएगी उसको रखेंगे, MU एडिशनल डिवाइडेड बाय 0.87 FY टेंसाइल स्टील फुली स्ट्रेस्ड है, यील्ड वैल्यू था।
मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म यहाँ पर D माइनस DC के बराबर हो जाएगा। इससे हमारा क्या आ गया, एडिशनल स्टील आ गई एडिशनल मूवमेंट के लिए टेंशन जोन में। अब हम कंप्रेशन जोन की स्टील निकालेंगे। तो ASC इज इक्वल टू हो जाएगा एडिशनल मूवमेंट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका FSC रहेगा। और FSC अपनी को कहाँ से मिलेगा, स्ट्रेन कर्व से। स्ट्रेन यहाँ पर 0.87 FY नहीं रखना है, सिर्फ माइल्ड स्टील के केस में 0.87 FY रख सकते हैं, अदरवाइज हमको स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व से निकालना है। माइल्ड स्टील के केस में रख सकते हैं। माइल्ड स्टील मतलब Fe250 के केस में यदि हमारा जो स्ट्रेन आया है स्ट्रेन डायग्राम से, माइल्ड स्टील के केस में यदि आपका 0.001 से कम आता है तब हम सिर्फ Fe250 के लिए 0.87 FY रखते हैं, अदरवाइज Fe415 और Fe500 के लिए हमको इसकी वैल्यू स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व से या डिजाइन चार्ट से निकालनी होगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपनी FSC। यदि और एक्यूरेट करते हैं तो इसमें हम कंक्रीट के एरिया को क्या कर सकते हैं, कंक्रीट के स्ट्रेस को माइनस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको निगलेक्ट कर देना है, FSC रखना है और इसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाइड कर देना है। लीवर आर्म हो जाएगी आपकी D माइनस D'। इस तरह से हमारा EST1 भी आ गया, EST2 भी आ गया और ASC भी आ गया। और टेंशन जोन की टोटल स्टील AST किसके बराबर हो जाएगी, AST1 प्लस AST2 के बराबर, राइट। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्ट यदि आता है अपनी को तो अपनी को किस तरह से निकालना है, MU लिमिटिंग एक फॉर्मूला याद करके जाना है अपनी को। डबली रेंफोर्स्ड बीम का यदि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सीधा सीधा निकालने के लिए आ जाता है तो अपने को बैलेंस सेक्शन का उन्होंने दिया है या निकालना है तो वो MU लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। MU लिमिटिंग ये अपना किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या जनरली क्या रहेगा, अंडर रेनफोर्स रहेगा XU मैक्सिमम के बराबर। इसलिए MU लिमिटिंग अपना सीधा सीधा 0.87 FY AST1 के बराबर हो जाएगा। इसमें हम कंप्रेशन स्टील से जो आया है, कंप्रेशन स्टील का सीधा सीधा FSC लेंगे। FSC को एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील से मल्टीप्लाइड करेंगे और D माइनस D' हो जाएगा। ये हो गया अपना अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और दूसरा अपना रहेगा कि यदि हमारा XU क्या है, XU मैक्सिमम से ज़्यादा है, इसका मतलब बीम क्या हो गया, ओवर रेनफोर्स्ड हो गया। और ओवर रेनफोर्स्ड बीम के लिए हमको अपना कंक्रीट से निकालेंगे। कंक्रीट से आ जाएगा अपना 0.36 FCK XU लिमिटिंग के बराबर रखें, मैक्सिमम के बराबर रखेंगे B मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म से D माइनस 0.42 XU प्लस यहाँ पर कंप्रेशन स्टील की वजह से वो FSC मल्टीप्लाइड बाई ESC D माइनस D' या DC के बराबर। तो इन दो फार्मूले को और एक स्ट्रेन डायग्राम का फार्मूला यदि याद रहता है तो हमारी सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैच द लिस्ट
ए विथ लिस्ट 2 हमको मैच करना है। तो मिनिमम कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं? मिनिमम कवर जो प्रोवाइड करते हैं वो हम जो आरसीसी मेंबर होते हैं उनके अंदर स्टील को प्रोवाइड करते हैं। तो स्टील के कोरोजन को रोकने के लिए, स्टील के कोरोजन को रोकने के लिए हम मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। स्पान टू डेप्थ रेशियो, स्पान L/D रेशियो, ये L/D रेशियो हमारा डिफ्लेक्शन के लिए लेते हैं, डिफ्लेक्शन के लिए। और डिफ्लेक्शन जो हमारी दो लिमिट होती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, और डिफ्लेक्शन आता है सर्विसेबिलिटी के अंदर। इसी तरह यदि लिमिट स्टेट डिजाइन है तो इसमें जो मूवमेंट रहता है वो अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी निकालता है, MU निकालता है। लिमिट स्टेट मेथड, LSM मेथड में हमारा अल्टीमेट मूवमेंट या फैक्टर्ड मूवमेंट या डिजाइन मूवमेंट से हम डिजाइन करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्टीमेट मूवमेंट का। डबली रेंफोर्स्ड सेक्शन कब यूज करते हैं? जब हमको ये कहा जाए कि जो बीम है उसकी डेप्थ को कम करना है, इसके लिए हम कंप्रेशन जोन में रिडक्शन इन सेक्शनल डेप्थ। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबली रेंफोर्स्ड बीम आर रिकमेंडेड व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, द बीम डेप्थ ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड। यदि ये हमारा हॉल है और इसके अंदर हम एक जितना मूवमेंट है उसके हिसाब से बड़ा बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो नीचे से क्लियरेंस है, जिसको हेड स्पेस बोलते हैं, हेड स्पेस, ये कम हो जाएगा। इसलिए आर्किटेक्ट बोलते हैं कि भाई हमारा क्या है, इसको आपको डेप्थ को कम करिए। डेप्थ को कम करने के लिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबली रेंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज यूज्ड व्हेन, ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है कि गिवन साइज ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज। यदि हमसे ये कहा जाए कि आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बोला जाता है कि हमारा जो बीम है उसका यही साइज रहेगा और इस सेक्शन को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा कि हम डबली रेंफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डबली रेंफोर्स्ड बीम इज कंसीडर्ड एज लेस इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू सिंगली रेंफोर्स्ड बीम। सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का बैलेंस सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें कंक्रीट की और स्टील की पूरी स्ट्रेंथ का यूज हो जाता है। डबली रेंफोर्स्ड बीम में जब हम कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड करते हैं तो ये जो है आपका इसमें स्ट्रेंथ कम होता है, और ये जो स्ट्रेंथ की वजह से FSC की वैल्यू जो है आपकी 0.87 FY यील्ड स्ट्रेंथ से कम होती है। इसलिए हमारा ये जो स्टील है, कंप्रेसिव स्टील की फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं होता है। मींस कंप्रेसिव स्टील क्या रहती है, अंडर स्ट्रेस होने की वजह से हमारा ये DBB डबली रेंफोर्स्ड बीम जो है आपका लेस इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय ओवर रेंफोर्सिंग ए बीम द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन। यदि हम स्टील का ओवर रेंफोर्समेंट बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा स्टील बढ़ाते जाते हैं तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, लेकिन हमारा ये डबल भी स्टील कर दें तब भी 22% करीब ही बढ़ता है। इसलिए आंसर कह सकते हैं कि हम 25% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी, डबली रेंफोर्स्ड बीम, स्टील बीम थ्योरी में माना गया है
कि हमारी जो डबली रेंफोर्स्ड बीम की दोनों ही स्टील जो है, कंप्रेशन स्टील और टेंसाइल स्टील, ये बीम जो है स्टील का बना हुआ है और इस स्टील के बीम के ASC और AST फ्लेंज का काम करती है। साथ में ये कंक्रीट सिर्फ क्या है, इन दोनों फ्लेंज को जोड़ने अर्थात वेव का काम करती है। तो इसमें क्या माना गया है कि टेंशन इज रेजिस्टेड बाय टेंशन स्टील, कंप्रेशन को कंप्रेसिव स्टील रेजिस्ट करती है और टेंसाइल स्टील का स्ट्रेस और कंप्रेशन स्टील का स्ट्रेस क्या है, दोनों बराबर होते हैं। मतलब FSC इज इक्वल टू FST। इसलिए क्या हुआ, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इफ द अप्लाइड मूवमेंट MU है, एक्सीड लिमिटिंग मूवमेंट कितना है, MU लिमिटिंग है, देन द सेक्शन में बी डिजाइंड बाई, अब हमारे पास MU क्या है, आपका MU लिमिटिंग से ज्यादा आ गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला ऑप्शन है, आप स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आपका सेक्शन क्या है, ओवर रेंफोर्स्ड हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है। इसलिए हमारे पास है कि हम डायमेंशंस को चेंज करें, हम डेप्थ को, बीम की डेप्थ को बढ़ाएं और विड्थ को बढ़ाएं। तो डेप्थ को बढ़ाने से हमारा क्या हो सकता है कि हमारा MU लिमिटिंग के बराबर हो जाए। इंक्रीज द कंक्रीट स्ट्रेंथ, MU लिमिटिंग किसके बराबर होता है, कोई कांस्टेंट ले लें और पॉइंट ये है कांस्टेंट और FC के BD स्क्वायर, BD और FC के को बढ़ाने से हमारा क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने से उसका MU लिमिटिंग भी बढ़ेगा। इसलिए ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। डिजाइन द मेंबर एज ए डबली रेंफोर्स्ड, और सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहता है कि हम बीम को डबली रेंफोर्स्ड सेक्शन की तरह डिजाइन करें। इस तरह सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन बीम डिजाइंड बाय लिमिट स्टेट मेथड इज प्रोवाइडेड फॉर, किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, सिंगली रेंफोर्स्ड बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटिंग। हमारा अप्लाइड मोमेंट कितना है, MU जो है आपका बैलेंस सेक्शन के मूवमेंट से ज्यादा है, तो MU इज मोर देन MU लिमिटिंग। ऐसे केस में जो एडिशनल मूवमेंट है हमारा, किससे एडिशनल है, बैलेंस सेक्शन के मूवमेंट से, उसके लिए हम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब MU एडिशनल के लिए हम प्रोवाइड, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, MU माइनस MU लिमिटिंग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन D बराबर इफेक्टिव डेप्थ, B बराबर विड्थ एंड D इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ, द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन ए बीम। इसमें भी वही क्लॉज लागू होते हैं जो सिंगली रेंफोर्स्ड बीम के लिए होते हैं। तो सिंगली रेंफोर्स्ड बीम के लिए मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ASC मैक्सिमम किसके बराबर होता है, 0.04 B मल्टीप्लाइड बाई ओवरऑल डेप्थ, और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं परसेंटेज में 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। बीम के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 4% से ज़्यादा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना। ए डबली रेंफोर्स्ड बीम इज कंसिडर्ड एज लेस इकोनॉमिकल देन ए सिंगली रेंफोर्स्ड बीम। जैसे पहला डिस्कशन किया है उसी तरह से रहेगा। आंसर क्या रहेगा कि आपकी कंप्रेसिव स्टील जो है आपकी FSC की वैल्यू 0.87 FY से कम होने की वजह से कंप्रेसिव स्टील अंडर स्ट्रेस्ड होती है और उसकी फुल स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ये डबली रेंफोर्स्ड बीम आर रिकमेंडेड व्हेन tensile steel required is more than that for a balanced section. Shear reinforcement is more, concrete is not, compressive steel doubly reinforced beam कब provide करते हैं, tensile steel required is more than AST
इज मोर देन AST1। AST1 किसके लिए? इसके लिए हम AST2 प्रोवाइड करते हैं और ASC प्रोवाइड करते हैं। इसी को जब हमारा AST टेंसाइल स्टील रिक्वायर्ड बैलेंस सेक्शन के स्टील AST1 से ज़्यादा होती है तो डबली रेंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करते हैं। In a doubly reinforced concrete beam, if D is the effective cover to compression reinforcement, XM is the depth of neutral axis, the strain at the level of compression reinforcement. डबली रेंफोर्स्ड बीम का हमको स्ट्रेन डायग्राम याद रखना है। यहाँ पे कंक्रीट का जो स्ट्रेन होता है वो होता है 0.0035। जहाँ कंप्रेसिव स्टील प्रोवाइड करते हैं उसका आपका स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन SC। यदि तो यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल बन गए। ये डेप्थ जो है आपकी कंप्रेशन स्टील की ये D डैश है और आपको यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है। ये किसके बराबर हो जाती है? X मैक्सिमम। इस दोनों सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया, एप्सिलॉन SC डिवाइडेड बाई 0.035 इज इक्वल टू D X मैक्सिमम माइनस DC D डैश डिवाइडेड बाई X मैक्सिमम। कॉमन लिया, मल्टीप्लाइड किया तो एप्सिलॉन XC इज इक्वल टू 0.0035। कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस D डैश अपॉन X मैक्सिमम। इस हिसाब से आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर बीम reinforced on both sides is 30 centimeter wide and 75 meter deep। 30 सेंटीमीटर इसकी क्या है? विड्थ है और डेप्थ है इसकी 75 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ स्टील इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एज। मतलब दोनों स्टील प्रोवाइड की है। यहाँ पे आपकी 5 सेंटीमीटर कंप्रेसिव स्टील है और यहाँ पर जो टेंसाइल स्टील है ये भी बॉटम से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टील बीम थ्योरी। स्टील बीम थ्योरी का मतलब है डबली रेनफोर्स्ड बीम फॉर ये बेंडिंग मोमेंट। BM की वैल्यू दी हुई है। BM जो है अपना 14 इंटू 10⁵ kg सेंटीमीटर। परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील दिया हुआ है। परमिसिबल स्ट्रेस दिया है सिग्मा S 1400 kg। परमिसिबल स्ट्रेस दिया है, इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को हमको WSM मेथड से सॉल्व करना है। WSM मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 75 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 70 सेंटीमीटर। अब इसको लेते हैं M, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके द्वारा? अपना WSM मेथड से। तो ये हो जाएगा अपना EST मल्टीप्लाइड बाई FST सिग्मा ST। LSM की बात करेंगे तो सिग्मा ST रखेंगे। मल्टी फोर्स टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म। लीवर आर्म इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर D माइनस लीवर आर्म कंप्रेशन से टेंशन के बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब हो गया अपना D माइनस DC। MU की वैल्यू रख देते हैं। MU है 14 इंटू 10⁵ kg पर सेंटीमीटर। AST हमको निकालना है। सिग्मा ST 1400 दिया हुआ है। D जो हमारा 70 सेंटीमीटर है। इसमें से भी
कंप्रेसिव स्टील की डिस्टेंस माइनस कर देंगे 5 सेंटीमीटर, तो AST इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई, मान लेते हैं कि ये कितना आ जाएगा 15.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद।